सो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था इससे हम केमिकल काइनेटिक्स को हमने एक तरीके से स्टार्ट कर दिया था। इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हम देख लेते थे कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या हमने। फिर हमने जो फर्स्ट टॉपिक था जिसका नाम था रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम एक तरीके से हमने स्टार्ट किया था। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या, रेट ऑफ रिएक्शन में ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से बेसिकली बन रहा होगा, उसी हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। जो फिर हमने देखा था कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला जा सकता, जैसे जो बहुत फास्ट हुए, जो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होता है उनका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यार वो पलक झपकते ही फटाफट हो जाए तो उसका रेट निकालने का कोई मतलब नहीं है। देन हमने दूसरा देखा था जो बहुत स्लो होते हैं, धीरे 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 ऐसे रिएक्शन जो बन रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे थे, उसका भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकता। थर्ड जो हमने देखा था, हम मन में ये सवाल है यार हम निकाले तो निकाले किसका, तो हमने बोला कि जो मॉडरेट रिएक्शन होता है, मीन्स जिसका ना तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो, जिसका मॉडरेट एकदम स्पीड हो ना, वो ऐसे रिएक्शन का हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला जाता है। अच्छा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है एंड दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब कि टोटल जो हम कर रहे होते हैं सबका निकालो। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे बोल लो कि मान लो बाइक चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ देखो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या फर्क होता है। एवरेज मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल जो तुमने ट्रैवल किया डिवाइड बाय टाइम। जैसे कोई ट्रेन था, ट्रेन का क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड मान लो कि 40 किलोमीटर 60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ट्रेन को ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में लेटर से टोटल डिस्टेंस उसे लगा 500 किलोमीटर, ठीक है। एंड लेटर से तुम उसको अगर 500 किलोमीटर लगा एंड लेटर से उसको टाइम लगा यहाँ से आने में 2 आवर्स लगा। अगर तुम्हें कोई बोले कि इसका एवरेज स्पीड बताओ क्या, तो बोले कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 500 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना होगा 2 2 या 4। अरे यार उसको मिनट वगैरह में कर, तो मीन्स एवरेज का मतलब ये होता है कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड बाय टाइम टेकन से डिवाइड करें तुम्हारे पास एवरेज आएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि किसी भी एक जैसे मान लो कि ट्रेन ए से बी मेरे पास जा रहा था, ठीक है, उसका इन लोगों ने बोला एवरेज स्पीड की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था इसका एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये होता है कि ए से बी जाने में मोस्टली जो ट्रेन का जो मोस्ट ऑफ जो टाइम जिसका स्पीड रहा था वो कितना 60 किलोमीटर पर आवर था। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना नहीं है। अगर कोई बोले इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पॉइंट बोले से ट्रेन यहाँ से स्टार्ट तो इस पॉइंट पर पकड़ लिया इसको, ट्रेन को बोला तेरा स्पीड पता कितना फटाफट, तो ऐसे किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर तुम उसको पकड़ोगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बोला जाता है, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे तुम जैसे कोई चीज चल रहा है, फिर कुछ हो रहा है, तुमने बोला स्टॉप, पॉज कर दिया उसको और बोला इसका स्पीड होता क्या होगा, तो वो कैसा इंस्टेंट होगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देख रहे थे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। हमेशा देख रहे रिएक्टेंट में नेगेटिव लगाना होता है एंड प्रोडक्ट में मुझे क्या होता है, पॉजिटिव लगाना होता है। ये पॉइंट के लिए कैसे निकाला जाता है तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे होता है वो बता चुका हूँ। रेट ऑफ हमारे पास अपीयरेंस का था वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल देखा था, उसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क किया था, ये अमोनिया वाला क्वेश्चन। आई होप सो सॉल्व हो गया होगा, नहीं सॉल्व हो तो देख लेना यहाँ पे ध्यान से कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँ, अब जितने ज़्यादा खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्रीज करोगे, मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया रहोगे ना, वहाँ पर उतने ही ज़्यादा क्या हो क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं इसको यहाँ पे एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मीन्स मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तुम्हारे पास गिवन है N2 से N2 प्लस 3H2 कंबाइन होकर तुम्हें 2NH3 दे रहे हैं जिसका नाम होता है अमोनिया। अब क्या बोला है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया नहीं है, इसको हम बोलते हैं अमोनिया, कंपाउंड का नाम है अमोनिया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। मतलब कि N2 के 2 मोल डिसअपियर हो गए कितने, 1 मिनट के अंदर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखा गया, ड्यूरिंग द 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। मतलब कि ये बोला जा रहा है जब NH3 ये बन रहा था, ये कंपाउंड जो मेरे पास बन रहा था, इस कंपाउंड को बनते टाइम हमने ये देखा जो नाइट्रोजन है बेचारे इसके जो 2 मोल है ना वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मतलब गायब, खत्म हो जाना है, फिर कम हो जाना, कितने मिनट में, 1 मिनट के अंदर हो गया। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इसका, देन तुमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताना हाइड्रोजन का, तीसरा तुमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस बताना किसका, NH3 का। एंड जो तुम जिस वेसल में सब कुछ हो रहा है उसका तुम्हें कंसर्ट कितना, उस वेसल का तुम्हें अमाउंट कितना गिवन है, 1 लीटर तुम्हें यहाँ पे गिवन है। मतलब कि यार मेरे पास कोई अमोनिया में बना रहा हूँ, अमोनिया बनाते वक्त हुआ क्या कि जो मैं जैसे अमोनिया बनेगा सीधे बात है जो रिएक्टेंट होगा वो घटेगा, तभी तो अमोनिया मेरे पास क्या फॉर्म होगा। तो ये देखा गया कि 2 मोल नाइट्रोजन के क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। मीन्स कितने मिनट के, 1 मिनट के अंदर ही 2 मोल क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। अच्छा, देन तुमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तुम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बोले या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोले, एक ही बात है। क्यों, देखो अगर कुछ ना किया हो क्वेश्चन में, अगर मान लो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज ना किया हो, समझ जाना किसके बारे में बात करो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें डेटा आ गया। हमारे जो प्रीवियस जितने क्वेश्चन कर रहा है उसमें हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्टली निकाल लेता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो कि हमारे पास कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन आ गया। उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके देखना कैसे निकालूंगा मैं रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत कमाल का क्वेश्चन है। तो तुम सबसे पहले तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। N2 प्लस 3H2 कंबाइन होकर तुम्हें दे रहा है क्या, 2NH3 दे रहा है।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म ए और लिखा, कैसे लिखोगे, माइनस लगाओगे 1, कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, नाइट्रोजन का, N2 डब्बा डिवाइड बाय N2 का क्वेश्चन कुछ नहीं तो क्या होगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा डेल्टा टी के साथ। देखो कुछ भी नहीं करना, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है तुम्हें क्या करना, जो बेसिक है अपना जो बेसिक अप्रोच है ना उसको फॉलो करो, बाकी जो होगा क्वेश्चन के आगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसे क्या चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ जाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोलते हैं ना चलना तो स्टार्ट करो, बाकी तो जो हमारा जो रास्ता होता है वो अपने आप में मिलना स्टार्ट हो जाता है। इक्वल टू, अब इसके बाद -1 लगाया, देन यहाँ पे क्या होगा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोजन का, डिवाइड बाय क्या होगा, हाइड्रोजन का क्वेश्चन कितना है यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इसमें तो आई होप सो, आई डोंट थिंक सो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में। इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट साइड बचा नहीं बचा प्रोडक्ट में क्या होगा, माइनस तो लगाऊंगा नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ रिएक्टेंट के साइड हमेशा माइनस लगाना होता है, जो प्रोडक्ट की साइड होता है हमेशा पॉजिटिव लेके खेलना होता है, तो पॉजिटिव लगाया +1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डेल्टा NH3 डिवाइड बाय क्या होगा, NH3 का क्वेश्चन कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा डेल्टा टी। अब यार ये तो मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, मुझे निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हमने बस एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक तरीके से हमने इसको सजा दिया, मीन्स जो फॉर्मेट हमने लिख दिया, लेकिन मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन अभी तक नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोला, फिर रेट ऑफ रिएक्शन अभी तक नहीं है। कैसे नहीं है भैया, ये जो तूने लिखा अभी तक तो मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली ये निकाल देता था, किसी भी रिएक्शन का मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता था, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिंपली ये कर देता था, काम बन जाता था बिल्कुल सही। लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये तूने कर दिया, निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ पे क्यों नहीं निकला है, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ डेटा गिवन है। देखो 2 मोल, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया वहाँ पे हमें कोई डेटा गिवन था कि 4 मोल डिसअपियर हो रहा है, या फिर 4 मोल अपीयर हो रहा है इतने मिनट ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं गिवन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है। अगर क्वेश्चन में डेटा गिवन हो, यहाँ पे बोला जाए 2 मोल नाइट्रोजन के डिसअपियर हो रहे हैं कितने मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे निकालो, ये तो चलो तुमने एक तरीके से मान लो इक्वेशन लिख दिया। अब इस इक्वेशन को देखिए, देखो यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए उसके अंदर बेसिकली क्या किया था, मैंने कोई भी डेटा गिवन नहीं दिया। अब मैं क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर तुम्हें डेटा गिवन होगा कि नाइट्रोजन इतने मोल डिसअपियर हो रहे हैं, हाइड्रोजन कितने मोल अपीयर हो रहे हैं, फिर इतने टाइम के अंदर डिसअपियर अपीयर हो रहे हैं, उन सबको कैसे कलेक्ट करके तुम्हें आंसर निकालना वो देखो। तो तुमने ये तो सबसे पहले नो डाउट की तुमने एक तरीके से इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, तो एक बात हमेशा देखना, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, इनमें से किसी का भी एक का भी अगर तुम्हारे पास वैल्यू मिल जाए तो क्या होगा, तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यार क्या बोला, जैसे ये अगर गिवन सब आपस में इक्वल है, जैसे A/B इक्वल टू लेटर से B/C इक्वल टू मान लो कि D/E कुछ ऐसे गिवन है और इन सबका वैल्यू 2 गिवन है, तो तुम क्या ऐसे नहीं लिख सकते A/B का वैल्यू कितना होगा 2 हो सकता है, 2 होगा, B/C का वैल्यू कितना होगा अगेन 2 होगा, D/E का वैल्यू कितना होगा 2। मतलब एक अगर मेरे पास कहीं से निकल जाए तो सबका क्या होगा, वही मेरे पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मीन्स किसी भी तरह से इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू निकालो, किसका निकल सकता है। देखो मैं क्या करना है, अगर कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर तुम्हें निकालना हो जाए तो हमें करना क्या, देखो सब तुम ऐसे इन तीनों में से ऐसा डेटा ढूंढो, मीन्स इन तीनों में से किसी एक को ऐसे बंदे को सेलेक्ट करो जिसको क्या हो तुम इजीली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। मीन्स उसका डेटा सीधे सीधे अगर मैं मोटा सीधे सीधे मैं यहाँ पे ये बोलूँ जिसका यहाँ पे तुम्हें डेटा गिवन है सिंपली उसको पकड़ लो बाहर। तुम्हें यहाँ पे किसका डेटा गिवन है, 2 मोल क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है, कौन नाइट्रोजन। तो मुझे ये लग रहा है जो नाइट्रोजन वाला है ना यही मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देने वाला है। कैसे, देखो स्टार्टिंग आई नो की प्रॉब्लम होगा, प्लीज देखो समझने की कोशिश ना, समझ में आएगा 120% समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस है, देखो रॉकेट साइंस है स्टार्टिंग में सबके साथ प्रॉब्लम होता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे ये डेटा मैं ऐसे कैसे ले लूँगा। तो उसके लिए क्या है प्रैक्टिस, जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा दोगे ना इजिली समझ में आएगा। देखो होता क्या है, मैं वापस एक चीज बताऊंगा, मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं रहा है, तुम अपना एफर्ट अपना टाइम ज्यादा देना स्टार्ट हो, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। मतलब कि मान लो तुमने 2 आवर दिया क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, और दिमाग मान लो कि 2 आवर था तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन दिया उसमें क्वेश्चन नहीं हो रहा, दिमाग कंटाल मारो नहीं हो रहा। अब सिंपली क्या करो, अपना एफर्ट डाल के 2 घंटे से 4 आवर मीन अपना एफर्ट क्या करो थोड़ा सा इंक्रीज करो, कहाँ पे प्रॉब्लम उसको पकड़ो एंड उसको देखो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कभी भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, अगर इक्वेशन लिखना तो मैं सिंपल लिख दूंगा, लेकिन मुझे एकदम पर्टिकुलर जैसे मान लो कि क्वेश्चन में कभी भी डेटा गिवन हो, इन दैट केस तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लेके आना पड़े। तो वैल्यू में कैसे निकालूंगा, इन तीनों में से उसको पकड़ो जिसका तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ पे 2 मोल नाइट्रोजन का मुझे गिवन है, मीन्स इसके अंदर जो नाइट्रोजन का इक्वेशन है ये श्योर मुझे 120% मुझे रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा हो। कैसे लेकिन देखना ध्यान से यहाँ पे कमाल की बात। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बोला, जिसका तुम्हें क्वेश्चन में डेटा गिवन हो सिंपली उसका यूज करो, तुम्हें 120% रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका मुझे यहाँ क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि 2 मोल डिसअपियर हो रहा है किसके कितने मिनट के अंदर, 1 मिनट। डिसअपियर होने का मतलब है यार कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, डिसअपियर हो रहा है इसका मतलब कि रेट ऑफ, तुम यहां से बोल सकते हो रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन, तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे 2 मोल्स और कितने मिनट पर मिनट, देखो क्या गिवन है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 2 मोल्स क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है। तो 2 मोल्स तुम्हें कितना रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन तुम्हें कितना गिवन है 2 मोल्स गिवन है। तो यहाँ से रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरे पास होता है डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो मॉडुलस का सिंबल लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, टोटली हमारे ऊपर चॉइस होता है। तो इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा N2
कितना चेंज हो रहा है, हमारे पास नाइट्रोजन का मोल 2 हो रहा है, और लीटर कितना गिवन है, 1 लीटर, मोल्स पर लीटर होता है ना, तो 1 लीटर हो गया। टाइम तुम्हें कितना गिवन है, यहाँ पे 1 मिनट गिवन है, 1 मिनट। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना निकल गया, 2 डिवाइड बाय ये तो 1 नीचे 1 मिनट, 1 मिनट को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, मिनट्स को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/60। सॉल्व करोगे कितना होगा, 1/30। तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू कितना निकल गया, 1/30। और कैसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपियर का या फिर रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। खत्म कहानी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस से मैंने क्या निकाल दिया, और ये आंसर माइनस लगे, क्यों, क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर मतलब घटना हो रहा था, तो अगर घट रहा होता है कोई भी चीज़ तो हमें उसमें क्या होता है, नेगेटिव लगाना पड़ता है। लेकिन मन में ये सवाल है यार यहाँ पे उसने मॉडल्स का सिंबल क्यों लगाओ उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसअपियर हो रहा हो तो हमेशा नेगेटिव का सिंबल लगाना होता है, अपीयरेंस हो रहा था तो हमें एज इट इज हमें छोड़ देना होता है, कुछ भी हमें नहीं करना होता है। याद रखें पॉइंट। देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसका, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इस पूरे रिएक्शन का। अब ये तीनों आपस में इक्वल, अगर मैं किसी का एक का निकाल दूं, अगर मैं इन तीनों में से किसी एक का निकाल दूंगा, तो अगर मान लो जैसे A/B = B/C = D/E, तीनों आपस में इक्वल है। अगर मैं किसी एक का अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो क्या वो तीनों का वही सेम हो जाएगा, बिल्कुल से। अब कैसे निकाला जाए, तो मैंने क्वेश्चन में ये देखा यार मुझे नाइट्रोजन है, उसका मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसका इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होता है, सिंपली उसका क्या करो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस जो भी है वो निकाल लो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है, और कितना हो रहा है, 2 मोल्स हो रहा है, 2 मोल्स। और लीटर तुम्हें कितना है, 1 लीटर वेसल है, 1 लीटर वेसल के अंदर क्या हो रहा है, 2 मोल्स बेसिकली डिसअपियर हो रहा है, कितने, 1 मिनट के अंदर। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी, और मॉडल्स का सिंबल लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 2 मोल्स लिखा और डिवाइड बाय यहाँ पे कंसंट्रेट जो हमारा ये जो है जो वेसल उसका अमाउंट कितना गिवन है, 1 लीटर है, डिवाइड बाय क्या कहते हो, डेल्टा टी कितना गिवन था, 1 मिनट। 1 मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या होगा, 60 सेकंड। तो 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड 60, इसको सॉल्व 2 बाय कितना होगा, 60। ये क्या 2 डिवाइड 2 के टेल में 60 का होता है 30 से, तो 1 अपॉन कितना होगा, 30। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कितना निकल गया, 1/30 मोल्स लीटर पर सेकंड। ये तो हमारा ऐसा यूनिट होता है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा, डिसअपियर हो रहा है मतलब कि घट रहा होता है, तो हमेशा मुझे क्या होता है, नेगेटिव लगाना पड़ता है एक सिंबल। तो यहाँ से रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना निकला, -1/30 मोल्स लीटर पर सेकंड आ गया। ये माइनस क्यों लगा, डिसअपियर हो रहा है तो घट रहा होगा भैया, तो याद रखना यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लगाया बिकॉज इट डिसअपियर। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि ये डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर कोई भी रिएक्शन होगा, सिंपली मुझे आंसर में क्या लगा, नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ गया। अब इसको करेगा क्या, देखो डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे अगर मैं चलूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ, तो देखो डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसको एक साथ अगर कंबाइन करो, इसका वैल्यू तुम्हें कितना गिना, -1/30 गिना, बिल्कुल सही। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोला, फिर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल कितना हो गया, -1/1 को एज इट इज डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। देखो डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितना गिवन, -1/30 मल्टीप्लाई कर दो ना, -1 कितना 30 गिवन है, इक्वल टू, तो हमें 1 गिवन, उसका लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव ने नेगेटिव को उड़ा दिया, कितना आ गया 1/30। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया मेरे पास, 1/30। सबका वही होगा, अरे एक का 1/30 है तो ये भी 1/30, इसका भी क्या होगा 1/30 होगा। सो सिंपल एज दैट। यार ये करना क्या चाहता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देख मुझे अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर कभी भी निकालना हो और क्वेश्चन में अगर डेटा तुम्हें गिवन है, तो डेटा अगर तुम्हें गिवन है, सबसे पहले तुम लिखो अपना नॉर्मल वही जो करते हो बेसिक से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। अब क्वेश्चन में बोला है कि तुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, कैसे निकालोगे, नहीं देखो यहाँ पे मैं इसके आगे इसको अब मन में आ रहा है यार इसने अभी तक बस इतना किया था, आगे तो कोई आगे किया नहीं था। देखो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें बस इतना करता था, इसका आगे मैंने किया नहीं। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास डेटा गिवन था। डेटा कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो सिंपली हमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो या एवरेज रेट ऑफ निकालना है, जो भी निकाला, सिंपली उस वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करो जिसका तुम्हें डेटा गिवन है। अब यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, तो नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना गिवन, 2 मोल्स गिवन। या तो तुम्हें क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन होगा, या तो तुम्हें क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस तुम्हें गिवन होगा, जिसका भी गिवन है। सिंपली यहाँ से डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका भी तुम्हें निकालना है। डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या, तुम्हें कितना गिवन था, डेल्टा N2 का वैल्यू कितना गिवन है, 2 डिवाइड बाय वो जो भी जिस भी वेसल के अंदर रख रहा हूँ उसका अमाउंट कितना गिवन, 1 लीटर। टाइम कितना गिवन, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसको सॉल्व करोगे 1/30 है, ये आ गया। और डिसअपियरेंस हो रहा है इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा। अब मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो ये सब स्टेप क्यों किया, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस मैंने यहाँ से इसलिए निकाला ताकि मैं डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी की जगह कितना पुट कर सकूँ, -1/30। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया, 1/30 है। इसका अगर 1/30 तो इसका भी 1/30, इसका भी क्या होगा 1/30 का, सो ऑन, खत्म कहानी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर मुझे कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना हो, अगर मेरे पास क्वेश्चन में डेटा गिवन हो, तो हम ये वाला फंडा अप्लाई करते हैं। याद रखना हमेशा क्वेश्चन में या तो तुम्हें रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन होगा या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन हो, जिसका भी तुम्हें गिवन हो, सिंपली उसको बाहर बुलाओ, उसका तुम वैल्यू निकालो और सिंपली उसमें जाके करो, पुट कर दो, तुम्हारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के आ जाएगा। एवरेज बोला फिर इंस्टेंटेनियस बोलो, एक ही बात है। इंस्टेंटेनियस में देखना बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इंस्टेंटेनियस में पता क्या होगा, यहाँ पे हम डेल्टा खेले, वहाँ पे क्या हो डी खेलेंगे, डी डिवाइड बाई टी बस।
और कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन तो निकल लिया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सॉरी, वो निकालना मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालना। कैसे निकलेगा? डेल्टा एच डिवाइड बाई क्या होगा? डेल्टा टी। मॉडुलस का सिंबल लगाओ ना लगाओ उसमें कोई फर्क नहीं, डेल्टा एच टू लिखना भूल गया। मॉडुलस का सिंबल लगाओ या फिर ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना डिसअपीयर हो रहा होगा तो डिसअपीयर में हमेशा आंसर क्या होता है? बाहर एक नेगेटिव तो लगना श्योर है। डिसअपीयर हो रहा होगा तो दिमाग में हमेशा फिट कर लो कि आंसर में मुझे एक नेगेटिव लगाना ही है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? तो डेल्टा एच टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो अब हम कैसे निकालेंगे? देखो तुम्हें एक बात बता, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें कितना गिवन है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोलो कितना गिवन है तुम्हें यहाँ पे। मैं सिर्फ एक का लिख रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन वाले भैया का लिख रहा हूँ, बाकी नहीं लिख रहा हूँ। -1/3 डेल्टा एच डिवाइड बाई क्या? डेल्टा टी तुम्हें गिवन है, बिल्कुल सही। तुम्हें निकालना क्या? डेल्टा, अरे यार एच टू लगाना भूल जाता हूँ टू। तुम्हें निकालना क्या? रेट ऑफ डिसअपीयर डेल्टा एच टू डिवाइड बाई डेल्टा टू, डेल्टा टी निकाला है। क्वेश्चन में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखो हम क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं निकाल चुका कितना? 1/30, बिल्कुल सही। इक्वल टू कितना तुम्हें गिवन है यहाँ पे? -1/3 डेल्टा एच टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है डेल्टा एच टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर कहीं से ये आ जाए तो सिंपली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मेरे पास आ जाएगा जो भी वैल्यू है। तो अब इसको अब क्या करूंगा? सिंपली इसको सॉल्व करूंगा। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू -1 इंटू 30। क्या हो गया? लाइट को इसकी तो अब दिख रहा है ये हो गया 3 इंटू -1 इंटू 30 हो गया। यहाँ पे मेरे पास एज इट इज डेल्टा एच टू डिवाइड बाई क्या होता है? डेल्टा टी। इसको चरणों में भेजा, कितना निकल गया? 3 इंटू 1 करो 3, ये कितना हो गया? -30 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास? डेल्टा एच टू डिवाइड बाय डेल्टा टी आ गया तुम्हारा। इसको 3 के टेबल में कितना आ गया? -1/10। मीन्स यहाँ से मेरे पास डेल्टा एच टू डिवाइड बाय डेल्टा टी का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आ गया? टोटल 1/10। और वो कितना? नेगेटिव साइन, ये 3 इंटू माइनस है ना यहाँ पे, तो डेल्टा एच टू डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना निकल गया? -1/टी आ गया। अब मुझे निकालना क्या? सॉरी -1/ कितना? 10 आ गया। अब मुझे निकालना क्या था? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका निकलता है? हाइड्रोजन का निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन का? मॉड का सिंबल डेल्टा एच टू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एच टी डिवाइड बाय डेल्टा टी देखो तुम्हारे पास कितना था? -1/10 था। सिंपली पुट कर दो इसके अंदर -1/10 और मॉडुलस का सिंबल तो पता है, मॉड के अंदर नेगेटिव लिखो या फिर पॉजिटिव लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर कितना आ गया? 1/10। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगा? 1/10 आ गया। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं क्या एक तरीके से जाल बिछा रहा, एक तरीके से बोलते हैं ना कि जैसे हम जाओगे कहीं पर शिकार करने जाते तो क्या होता है, एक तरीके से पूरा हम एक तरीके स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्ट्रेटेजी आ रही, मेरे दिमाग में ये सोचा कि अच्छा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मुझे निकालना है, डेल्टा एच टू डिवाइड बाय डेल्टा टी मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि क्वेश्चन में मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका, क्यों ना मैं इसका हेल्प लेके मैं यहाँ से डेल्टा एच टू डिवाइड बाय डेल्टा टी का वैल्यू निकालू, फिर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा। तो एक तरीके से क्या होगा कि स्ट्रेटेजी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी बेस्ड। मैंने ऑलरेडी बोला था कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजी देखने को हमें मिल रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे कैसे निकाला, सबसे पहले मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मुला ये अप्लाई किया, इसको अप्लाई करके मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। अब मैंने देखा यार मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है किसका? हाइड्रोजन का, कैसे निकाला जाए? तो मैंने इसका हेल्प लेके मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला। यही तो होता है अच्छे क्वेश्चन का, क्या होता है वैल्यू कि तुम्हें निकालना होगा कुछ, तुम्हें पहले स्ट्रेटेजी बनाना, अच्छा पहले मुझे ये निकालना है, फिर ये, फिर उसके बाद मेरे पास ये निकल गया। इस तरीके से मैं क्या होता है निकल रहा होता। और ये क्या होता है डिसअपीयरेंस में हमेशा मुझे नॉर्मल कर रहा हो तो नेगेटिव लगाना, और कोई पर्टिकुलरली अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ तो हमें मॉड के साथ लेके चलना है, ये पॉइंट करें। अब थर्ड जो इसका क्वेश्चन है क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस मुझे निकालना है किसका? एमोनिया का। ये भी एकदम सिंपल है, सिंपली मैं इसका हेल्प लेके रेट ऑफ अपीयरेंस निकालूंगा। तो सी जो है वो मुझे निकाला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एमोनिया NH3। फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी। कहीं से अगर मेरे पास डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी का वैल्यू आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे मैं निकालूं? मैंने ये देखा यार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ये तीनों आपस में क्या होता है? इक्वल है। मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ चुका 1/30, मींस इसका भी 1/30, इसका भी 1/30, इसका भी 1/30। तो मैं क्यों ना, मैं ये सोचा मैं रेट ऑफ रिएक्शन का हेल्प लेके मैं सिंपली डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी का वैल्यू निकालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था हाइड्रोजन केस में। तो वही मैंने हेल्प किया यहाँ पे। तो मुझे पता रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन था, ये पॉजिटिव था +1 डेल्टा NH3 डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टा टी हमें गिवन था, बिल्कुल यही था ना, 2 था ना, बिल्कुल। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन में पता है कितना क्वेश्चन में हमारे पास निकल के आया था? 1/30 निकल के आया था, बिल्कुल सही। ये हो गया मेरे पास 1/2 एज इट इज रहने दिया इसको, डेल्टा NH3 एज इट इज डिवाइड बाय डेल्टा टी एज इट इज। वही अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 इंटू 1 इक्वल टू 30 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया था डेल्टा NH3
NH3 डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा टी होगा। ये इसको चरणों में भेजो, कितना होगा 2 डिवाइड बाय कितना होगा 30 इक्वल टू क्या होगा, तो मेरे पास आ गया डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसको सॉल्व किया कितना होगा 1/2 के टेबल ऑफ 30 कितना क्या पता है 1/50, 2 15 या 30, तो ये हो गया डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/15। रेट ऑफ अपीयरेंस मेरे पास गया, फॉर्मूला पुट कर दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 मॉड का सिंबल डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितना आ गया 1/15, और ये पॉजिटिव एज इट इज, तो तुम क्या होगा आंसर बाहर पॉजिटिव देगा 1/15, खत्म कहानी, आ गया आंसर। तो किस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है ये यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो कभी भी अगर तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला, फिर कुछ भी हमें निकाला, तो हमेशा इसका हमें हमेशा हेल्प लेना यार, ये वाला फंडा समझ में आना चाहिए हमें कि अगर मान लो तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया कितना 1/30, तो इसका भी 1/30, इसका भी 1/30, इसका, क्योंकि सारे आपस में इक्वल है, जैसे A बाई बी इक्वल टू B बाई सी इक्वल टू D बाई गिवन है। अगर मान लो इसका वैल्यू 2 है तो तीनों का वैल्यू क्या होगा 2 के इक्वल होगा। तो हमें अगर मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला तो सेम अगेन मैंने इसका हेल्प लेके मैंने कैसे निकाला पता चलेगा, सेम अगेन रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला था किसका अमोनिया का, तो मैंने क्या रेट ऑफ रिएक्शन का हेल्प लेके कैसे निकाला वो हमें पता चल गया। मेन फंडा ये कि हमें स्ट्रेटेजी बनाना है क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले स्ट्रेटेजी देखो अच्छा ये करना है, फिर ये उसके बाद हमें क्या करना है इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो क्वेश्चन आसान था, प्लीज क्वेश्चन करना इसको समझने का, तो आसान नहीं था, तो कुछ स्ट्रेटेजी बनाने वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने जानबूझ के कराया ताकि हमें समझ में आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं एक बात बोल दूं कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए प्लीज वो क्वेश्चन करना ध्यान से समझने का। अब मन में आ रही सवाल है कि मेरे से ये कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, तो उसका सीधा सीधा ये रीजन है प्रैक्टिस। सीरियसली बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के बिना हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं कि मैंने एक दिन में शॉर्ट कर दिया कि फटाफट चलो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा क्या हो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। आई होप से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस से मैं ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं कितना अटेम्प्ट इसमें आया। तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है N2O5, वो रिएक्ट करके तुम्हारे पास लेटर से 4NO2 प्लस O2 बना रहा है, कुछ नहीं आगे पीछे दे, उससे क्या बना N2O5 को हमने तोड़ा तो 4NO2 प्लस O2 बना। तुम्हें बोला जा रहा है इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड, वही सेम वही क्वेश्चन है, बस रिएक्शन पलट दिया मैंने। फाइंड पहला पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, एंड जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन थर्ड दो या फिर रहने दो, चलो ठीक है यही दो क्वेश्चन इन दोनों को सॉल्व करो। कुछ नहीं किया जा रहा है N2O5 था, N2O5 को जब तुमने तोड़ा तो क्या बना 4NO2 प्लस O2 बना। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, पहला बेसिक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, फिर उसको लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस तुम्हें गिवन है, इसका हेल्प लेके तुम क्या करोगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। कैसे निकालोगे खुद से सोचना, मैंने हिंट दे दिया। पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस गिवन था, यहाँ पे तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस दे दिया। कैसे इसका यूज करके तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, कैसे इसका यूज करके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालोगे वो खुद से सोचना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट हमने प्रीवियस में पढ़ा है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है, हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फॉर वेरी स्मॉल डेल्टा टी लिख दो, मीन्स चेंज इन टाइम बहुत कम। मतलब कि मान लो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया A से, मैं B की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अब तुमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे रुक गया, बोला खट रुक जा, बता मुझे तेरी स्पीड क्या है, तो क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया उसका। वो क्या बताएगा तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा होगा। जैसे मान लो कि A से B चला, यहाँ पे चला, तुमने उसको रोका, उससे पूछा तेरा स्पीड, उसने बोला 20। फिर मान लो चलना स्टार्ट किया, किसी पॉइंट पर तुमने बोला रोक स्टॉप, पॉज किया, उसको बोला तेरा स्पीड बता क्या, तो वो क्या होगा इंस्टेंटेनियस, उसको टाइम बोल जाएगा। सेम रिएक्शन में बता, रिएक्शन बन रहा था किसी टाइम पे, तो रिएक्शन रुक जा, बता तेरा रेट क्या है, तो उसको ऐसे टाइम को हम क्या लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। और ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, मतलब कि किसी जो डेल्टा टी पे जो टाइम होता है ना बहुत कम होता है। यार टाइम कम तो सीधे बात पता चला, मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे रोक रहा हूँ, जब मैं टाइम पर रोकूंगा तो चेंज इन टाइम कितना बहुत कम हो रहा है, इसलिए फॉर वेरी स्मॉल डेल्टा टी, मतलब जो चेंज इन टाइम होगा बहुत क्या होगा कम के आसपास होगा। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है पता चल गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तुम किसी चीज़ को रोक दो और उससे पूछो तेरा स्पीड क्या है। यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करेंगे, रेट है, तो यहाँ पे जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। मान लो कोई रिएक्शन तुम्हारे पास फॉर्म हो रहा है, क्या हो गया आपको एक सेकंड, मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, ठीक है फॉर्म हो रहा है। अब तुम्हें रिएक्शन अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है और मैंने किसी इंस्टेंट में पूछा, जैसे मान लो कोई रिएक्शन था, ठीक है वो फॉर्म हो रहा है। अब किसी पर्टिकुलर तुमने इंस्टेंट रोका, उसको बोला तेरा ये बता तेरा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तो इसको क्या बोलो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये पॉइंट करें, कुछ नहीं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में कोई डिफरेंस नहीं था, सेम वही हमें फंडा अप्लाई करना पड़ता है। जहाँ वहाँ पे हम डेल्टा यूज करते थे, यहाँ पर डेल्टा को रिप्लेस करके मैं क्या डी से यूज करूँगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और एक बात हमेशा ना, यहाँ पर जो डेल्टा टी हुआ वो अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या मानूंगा 0 मानूंगा, मीन्स बहुत कम टाइम चेंज।
अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो कि तुमने उसको जीरो मान लिया, इन दैट केस जो उसको तो बहुत एक चीज़ याद करो, कोई भी चीज़ बहुत छोटा हो, तो हमने याद केमिस्ट्री में सॉरी केमिस्ट्री में फिजिक्स में देखा था, अगर कोई भी चीज़ बहुत छोटा है तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डी। याद है हम लोग चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्पेरिकल चार्ट, लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ भूल गए, वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ तो भूल ही गए, सिग्मा, रो, लैम्डा, सब कुछ खत्म कहानी है केमिस्ट्री के। हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पीछे छूटता जा रहा है, मैथ्स तो पता नहीं वो भी क्या बोलूँ यार अभी। एनीवे जो भी है कि जो भी है यहाँ पे, तो देखो अगर बहुत स्मॉल टाइम अगर में चेंज हो, टाइम बहुत क्या हो, स्मॉल टाइम का जो चेंज होगा बहुत क्या हो, कम होगा। अगर कोई भी चीज़ बहुत कम के चेंज हो रहा था तो हम उसको डेल्टा से रिप्लेस कर, किससे रिप्लेस करें, डी टी प्रोडक्ट। अगर कोई भी चीज़ बहुत 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 छोटा हो, मीन्स बहुत कम चेंज हो रहा तो हम उसको किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। यह बात ऑलरेडी मैं फिजिक्स में बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ है, मान लो कोई बहुत बड़ा चीज़ है, जैसे मान लो कि माउंटेन है, माउंटेन के सामने एक स्टोन रखे तो क्या होगा, एकदम पिद्दू सा लेगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, डी बोलूँगा, उसके आगे डी लगाओ क्योंकि बहुत छोटा सा है। सिमिलरली डेल्टा टी जो यहाँ पे चेंज इन टाइम हो रहा था इंस्टेंटली, बहुत क्या होता है, कम के बराबर होता है। अगर कोई भी चीज़ बहुत कम के बराबर हो तो हम किसका सिंबल यूज करते हैं, डी का सिंबल यूज करते हैं, डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, बस एक नया वर्ड आ जाएगा डी टी, और कुछ भी नहीं। जहाँ पर भी हमने अभी एवरेज में डेल्टा सिंबल यूज किया, उन सबको जगह क्या आ जाएगा, डी आए। क्यों, क्योंकि हम बहुत बहुत कम छोटे से बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो चेंज भी होगा बहुत कम होगा। अरे यार मान लो कोई रिएक्शन बन रहा, अभी कंप्लीट हुआ नहीं, उससे पहले तुमने उसको रोक दिया तो उसके अंदर चेंज क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे मान लो इसने स्टार्ट किया, जैसे बाइक स्टार्ट कर तुम तुरंत रुक गया, बहुत देर स्पीड किया तो क्या होगा, बहुत कम उसका स्पीड होगा, बहुत कम टाइम में तुमने पूछ लिया ना उसको। जैसे मान लो स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा बता तेरा स्पीड क्या, तो 5 या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगा, तो तुमने ये बोला। उस टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। कहीं पर भी अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा तो सिंपली हम कोई भी चीज़ अगर बहुत छोटा हो तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डी का सिंबल यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं, बस इतना इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तुमने रोका और उससे सवाल जवाब पूछना स्टार्ट कर दिया तो उसे क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एवरेज में क्या होता है कि टोटल उसने कंप्लीट कर लिया उसका, तुम उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो। अच्छा तो ये बताता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। इंस्टेंटेनियस में ऐसा नहीं होता, रिएक्शन बन रहा होता है उसी टाइम तुम उससे क्वेश्चन पूछ लोगे। अच्छा बीच में कहीं पे तुम्हारा मन पूछ के बोलोगे अच्छा तेरा बता रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, तो कुछ किससे देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से फाइंड आउट किया जाता है। कैसे करेंगे, सेम वही कहानी। मान लो कि लेटर से 2a प्लस, यहाँ पे क्या है कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है। 2a प्लस 3b जो था, मान लो उससे कोई फोर्स भी बना, ऐसे कोई रिएक्शन है। अगर मान लो तुम इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखोगे, इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग देखना है, जो भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज जो अपना प्रीवियस वाला फंडा था एवरेज में, रिएक्टेंट के साइड हमेशा माइनस लगा, वही करना है, -1 लिखोगे। अब वहाँ पे डी लिखते थे, वहाँ पे डेल्टा लिखते थे, डेल्टा ना लिखे सिंपली क्या लोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी ए डिवाइड बाय क्या करते थे, कोफिशिएंट कितना था 2, मल्टीप्लाई बाय किसे, डेल्टा टी से करते हैं। डेल्टा टी की जगह हमें सिंपली किसका लिखना है, डी टी। सेम वही कहानी है, पूरा एवरेज रेट ऑफ और इंस्टेंटेनियस का कहानी बिल्कुल सेम होता है। बस क्या होता है यहाँ पे डेल्टा की जगह मुझे यहाँ पे डी यूज करना पड़ता है, इक्वल्स टू -1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। अरे यार ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, ब्रैकेट क्लोज, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, उसके जगह मैं क्या डेल्टा की जगह क्या लिखूंगा, डी बी लिखूंगा, डिवाइड बाय इसका क्वेश्चन कितना है 3, मल्टीप्लाई बाय डी टी इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट में कौन होगा, फोर्स ही है, और जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा वही कहानी पॉजिटिव में यहाँ पे भी लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, सी डी सी डिवाइड बाय क्या होगा, सी का क्वेश्चन कितना है 4, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, डी टी, खत्म कहानी। आ गया मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यार एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में कोई फर्क ही नहीं है, बस वहाँ पे मैं डेल्टा यूज करता था, यहाँ पे क्या होगा डी यूज करूँ। क्यों यहाँ पे डी यूज करूँगी, बहुत 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 छोटा यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, बहुत अगर कम चेंज, बहुत छोटा चेंजेस अगर मेरे पास कोई भी चीज़ का हो रहा है, इन दैट केस हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डी का सिंबल हम यहाँ यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे डी यहाँ पे लिखा गया। ये पॉइंट हमें क्या है, तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। सेम वही कहानी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कोई फर्क नहीं होता, वहाँ पे डेल्टा यूज होता है, यहाँ पे हम डी यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीके, एक तो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे ग्राफ को देख के तुम्हें क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखें। यहाँ पे कुछ जो इंस्टेंटेनियस होता है ना, यहाँ पे यही डिफरेंस होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, बेसिकली ग्राफ से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम थोड़ा सा टेन थीटा के कुछ वैल्यूज है उसको तुम्हारे पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखना है कि जैसे हमने देखा था एवरेज रेट में क्या होता था, क्वेश्चन को सॉल्व हम नॉर्मल तरीके से कर लेते थे, लेकिन जो यहाँ पे जो होगा ना इंस्टेंटेनियस में, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ का हमें हेल्प लेना पड़ेगा। ग्राफ का हेल्प लेके हमें क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देख लो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या। देखो पहली बात तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यार ये सब जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा क्या होगा कि ट्रिकी टाइप का लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम अगर कोई भी अगर मैं कोई नया चैप्टर मैं खुद भी पढ़ूँ तो मुझे भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है यार ये क्या चल रहा है कुछ समझ में। लेकिन उसी चीज़ को जब मैं दोबारा पढ़ूंगा या उसको रिवाइज करके करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा हमें ईजी लगता है एज कम्पेयर टू पहले जितना हमें हार्ड लग रहा होता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे रेगुलरली क्या करना, हार्डवर्क करते रहना, ताकि हमें सारी चीज़ यहाँ पे समझ में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस
रेट का। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, हमें यहाँ पे दो ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ बनाना है हमारे पास रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, एंड दूसरा जो हमें ग्राफ बनाना है वो हमें बनाना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, या फिर प्रोडक्ट बोल लो, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। दो हमें यहाँ पे ग्राफ देखना है, इसी ग्राफ के बेसिस पे क्या होगा, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाओ, देखो कुछ रिएक्टेंट होते हैं, जैसे मान लो ए प्लस बी कंबाइन करके मेरे पास सी बन रहा है, तो ए प्लस बी कंबाइन होकर सी जब बन रहा होगा तो ये जो रिएक्टेंट साइड है और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट क्या होता है, घट रहा होता है तभी तो प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। उसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस टाइप से बनता है, ये से घटते 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 कुछ इस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। सिमिलरली वहीं पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम है, जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बढ़ रहा होता है। और अरे भैया रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट मेरे पास बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। जैसे पहले तो कुछ इंक्रीज होता है ऐसे थोड़ा सा, फिर क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स इस टाइप का। यार ये यहाँ पे आके नीचे एकदम घटा क्यों नहीं, मेरे मन में ये सवाल है, ये जो लाइन है ये लाइन एकदम ऐसे क्यों नहीं बना, ये एकदम नीचे क्यों नहीं गया। क्योंकि देखो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मान लो कि रिएक्टेंट घट रहा है, एक ऐसा टाइम हो जाएगा जब रिएक्टेंट बोलेगा, साफ मना कर देगा, बोला कि तुम कितना भी जो चेंज कर दो मैं क्या वो घटने वाला नहीं हूँ। एक कांस्टेंट रेट आ जाएगा जहाँ पे वो घट ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, चुपचाप कांस्टेंट में पहुंच जाएगा। इस पोजीशन को हम क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलें। सेम टू सेम यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में कहानी होगा कि जितना उसे बढ़ना है, मीन जितना उसे इंक्रीज करा उतना एक पॉइंट पे हो जाएगा, उसका क्या वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब ना तो वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, एकदम कांस्टेंट एक कांस्टेंट मतलब कि फेज अटेंड कर लेगा। तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में क्या होगा, घट रहा होता है। प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है बेसिकली क्या होता है, हमारे इंक्रीज कराता है। क्योंकि जैसे जैसे मान लो कि प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, सिमिलर जैसे जैसे मैं टाइम आगे बढ़ूंगा क्या होगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, इंक्रीज करा होगा। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आ जाता है जब रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ बिल्कुल, जब जब क्या होता है ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टेंट मतलब कि ये लाइन है एकदम कॉन्स्टेंट हो, क्यों, क्योंकि ना तो इसका बढ़ेगा ना घटेगा, तो कॉन्स्टेंट फेज अटेंड कर लेगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास ग्राफ होते हैं यहाँ पे। अब ये तो समझ में आएगा रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ समझ में आएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तुम्हें जनरली क्वेश्चन दे देगा कि लेटर से कंसंट्रेशन वर्सेस मान लो कि टाइम को तुम्हें ग्राफ यहाँ पे बना के दे देगा, ठीक है। या फिर मान लो कि लेटर से प्रोडक्ट वर्सेस टाइम को तुम्हें ग्राफ बना के देगा। अब उस ग्राफ में तुम्हें क्या करना है, स्लोप को देख के तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन को सारे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे स्लोप को देखेंगे, ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, पुराना अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई जर्नल एक ग्राफ में बता रहा हूँ, जैसे ये ए प्लस बी हमारे पास सी कंबाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन, लेटर से पहले मैं ए ले रहा हूँ, ए कोई रिएक्टेंट है, उसका टाइम के साथ मैंने ग्राफ बना दिया और उसका ये मेरे पास कुछ इस तरीके से घट रहा होगा। पेन को क्या हो गया, हमेशा देखना रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा है बिल्कुल। रिएक्टेंट वर्सेस मैं टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो हमेशा जो ग्राफ होगा क्या होगा, नीचे घट रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो ग्राफ है, अब तुम्हें अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे स्लोप लिखना है तो हमें, मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका, जो स्लोप होता है, स्लोप हमें कौन देता है, टेन थीटा देता है, टेन थीटा देता है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया जो स्लोप होता है। स्लोप अगर मुझे तुम्हें किसी भी ग्राफ का निकालना तो क्या अगर मैंने बताया एक टेंजेंट को उस लाइन पे ड्रॉ कर दो, तुम्हें क्या स्लोप देगा। और स्लोप कौन देता है, टेन थीटा देता है। पहला पॉइंट तो ये हमें पता होना चाहिए। जो स्लोप है, स्लोप हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्री एंगल से मिलता है, टेन थीटा से देता है। कैसे मिलेगा स्लोप, जिस पॉइंट पर भी तुम्हें स्लोप निकालना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि इसका स्लोप क्या है। स्लोप मतलब फिसल पट्टी, जो बचपन में याद है ऐसे करके इस टाइप से होता है, फिसल पट्टी होता है। सेम स्लोप होता है कि जिस भी पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना, सिंपली क्या करो, एक लाइन को टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया, खत्म कहानी। ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट पर अगर मैं जिसका स्लोप निकालना तो किससे निकालूंगा, टेन थीटा से निकालूंगा। और कैसे निकलेगा, जैसे इस पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, कैसे निकलेगा, डी ए डिवाइड बाय डी टी। देखो डी ए, ये वाला डी ए डिवाइड बाय डी टी करता हूँ तो तुम्हें क्या होगा, स्लोप मिल जाएगा। सिमिलरली हमें करना, देखो अगर कभी भी किसी भी लाइन का स्लोप अगर तुम्हें निकालना है, सिंपली क्या करो, उसका टेन थीटा, ये उस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ये क्या है, बेसिकली एक टेंजेंट है। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है हमारे नया और समझने में थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम भी आ रहा होगा, बट कोशिश करें इसको समझने का। नहीं समझ, एक बार इसको रिपीट करना, फिर भी समझ में इन्फॉर्म करना, उसको हम क्या क्या डिस्कस करें। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जितने भी हम टॉपिक पढ़े, केमिकल कैनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या बहुत सारा थ्योरेटिकल बात है एंड बहुत सारे क्या कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो जितना ज़्यादा हम इसको अच्छे समझेंगे उतना ज़्यादा क्या क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो किसी भी ग्राफ पे अगर मुझे स्लोप निकालना तो सिंपली कैसे निकालूंगा, टेन थीटा हमें देता है। जैसे इस ग्राफ का मुझे स्लोप निकालना, सिंपली इस पर क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या होगा, डी ए डिवाइड बाय क्या होगा, डी टी है। ये स्लोप की कहानी है बहुत लंबा चौड़ा है। इसका स्लोप में हमें मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप कई तरीके से स्लोप होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप होता है, कई तरीके से स्लोप होता है, निकाला जाता है, वो हम देखेंगे एक एक करके। बट फिलहाल के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी लाइन पर अगर स्लोप निकालना है, सिंपली मैं उसको टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और वो टेन थीटा हमें क्या देगा, उसका स्लोप मुझे दे रहा होगा। दैट्स इट, बस एक चीज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए हमें क्या थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि कैसे
कैसे बेसिकली ग्राफ वगैरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो हमें क्वेश्चन के तौर पे समझना पड़ेगा। बस हमें दो चीज अभी पता होना चाहिए। पहली बात कि रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ जो बनेगा हमेशा घट रहा होता है, प्रोडक्ट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा क्या होगा, हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है। दैट्स इट, पहला पॉइंट हम क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमें एक बात हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो स्लोप होता है किसी भी लाइन पर, अगर मुझे स्लोप निकलना सिंपली उसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे स्लोप मिल। जैसे इस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप निकाला, सिंपली इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो क्या होगा, तुम्हें स्लोप दे देगा। स्लोप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री एंगल देता है, tan थीटा हमें दे रहा होता है। अच्छा, ये बात तो समझ में। अब इसको कैसे ये सॉल्व किया जाता है वो हम देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से इसको इसके जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, कैसे अलग होता है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो लेटर से 2p से, पहले मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ बिना अमाउंट वगैरह दिए, फिर उसका हम चलेंगे थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन में। 2p से मान लो 2p प्लस 3q कंबाइन होकर लेटर से 2p प्लस 3q कंबाइन होकर लेटर से तुम्हें r दे रहा है, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे ग्राफ गिवन है, इसका ग्राफ तुम्हें गिवन है यहाँ पे तुम्हें गिवन है q वर्सेस, ये तो क्या होगा, टाइम होगा नो डाउट। तुम्हें यहाँ पे ग्राफ गिवन है, इसका एक लाइन तुम्हें गिवन है टोटल कुछ इस टाइप से। और ये एंगल तुम्हें गिवन है यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री गिवन है। ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये थीटा इक्वल्स टू ये वाला एंगल तुम्हें 45 डिग्री गिवन है। तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट वही रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। ये दो बेसिकली क्वेश्चन है। यहाँ पे जो मोस्टली जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का जो क्वेश्चन होगा, तुम्हें सिंपली क्या करेगा, कोई सिंपली एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का तुम्हें यहाँ पे फॉर्मुला दे देगा, ठीक है। उसका ग्राफ दे देगा। उसका तुमसे पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर बताओ क्या होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमें यहाँ पे भी देखना है। तो यहाँ पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। कैसे निकालूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, कभी भी किसी का भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एवरेज का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन हो। सबसे पहला जो हमारा बेसिक काम है वो हम लिखते हैं। तो 2p प्लस 3q गिव्स 4 हम r दे रहा है हमें, तो इसका सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा मेरे पास, इंस्टेंटेनियस बोलो यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम एवरेज तो निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे कैसा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकलेगा, माइनस लगाऊंगा 1 एज इट इज। यहाँ पे p का चेंज कितना होगा, लिखूंगा dp डिवाइड बाय p का क्वेश्चन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय dt, आगे बढ़ा इक्वल्स टू माइनस, ओहो ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, -1। यहाँ पे q का कंसंट्रेशन कितना चेंज होगा, dq डिवाइड बाय, ये पेन कैसा पेन है यार, q का क्वेश्चन कितना है 3 मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, dt के साथ, इक्वल्स टू प्रोडक्ट में क्या बना है, प्रोडक्ट क्या r कैसा पॉजिटिव है तो +1, प्रोडक्ट हमेशा पता है हमें पॉजिटिव लेना था, +1। यहाँ पे r की जगह हम क्या लिखूंगा, चेंज dr डिवाइड बाय, r का यहाँ पे क्वेश्चन क्या कुछ नहीं है तो सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय dt। चलो ये काम तो हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस जो मेरे पास ये रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन मुझे निकालना है। कैसे निकाला जाओ, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते थे तो सिंपली हम ये देखते थे तीनों में से अगर किसी का भी जो मेरे पास जिसका वैल्यू मुझे गिवन है, सिंपली उसका मैं बाहर से वैल्यू निकालूंगा फिर इसके अंदर पुट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है इसका। चलो मैं बेसिक सा ये वाला स्टेप तो हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर करना ही करना है, ये मैंने लिख लिया। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन में निकालूँ तो निकालूँ कैसे, मुझे बस ये ग्राफ दिया है ना, इसके अलावा कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप, जो स्लोप मैंने बोला था tan थीटा, उसका यहाँ पे तुम्हें हेल्प लेके क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें इसको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे देखना। देखो ध्यान समझना, नया टॉपिक है थोड़ा सा, और हमें एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट हमें यहाँ पे समझने का जरूरत है। यहाँ पे ये जो dq बाई dt गिवन है या फिर dp बाई dt गिवन है या फिर dr बाई dt, ये सब बेसिकली है क्या, ये बेसिकली मुझे बता रहा है आप खुद का स्लोप। जैसे dp बाई dt है, जैसे यहाँ पे dp बाई dt है, वैसे ही सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पे क्या dq बाई dt है, और जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे dr बाई dt है। सोचो इसका मतलब क्या होता है, ये बस d तो लिख लिया, सब dp बाई dt, dq बाई dt, dr बाई dt, ये सब तो लिख लिया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है d का, सॉरी जो p है, p का क्या होना, बहुत कम चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। मतलब p का बहुत कम चेंज है, जैसे p रिएक्टेंट है उसका बहुत कम चेंज हुआ कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। q का भी सेम क्या है, q का बहुत कम चेंजेस हुआ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली r का भी क्या बहुत कम चेंजेस हुआ कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ये मतलब होता है। अच्छा ये बात तो समझ। दूसरा इसका क्या मीनिंग है, दूसरा बेसिकली क्या होता है, ये सब है ना dp dq बाई dt dr बाई dt, ये बेसिकली अपने अपने स्लोप को ही बता। जैसे p का, जैसे p है, p का अगर मुझे स्लोप लिखना तो क्या होगा, ये मुझे बता रहा होगा p का स्लोप, ये मुझे बता रहा होगा q का स्लोप, ये मुझे बता रहा होगा खुद के r का स्लोप पर, ठीक है। ये जो होता है ना dp बाई dt dq बाई dt dr बाई dt, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्या होता है, खुद के अपने जो भी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट है वो खुद के अपने स्लोप को बता। जैसे p है, p का स्लोप लिखना चाहो तो dp बाई dt, q का स्लोप लिखना चाहो तो dq बाई dt, r का स्लोप लिखना चाहो तो dr बाई dt। ये खुद के स्लोप बता रहा है। अगर कहीं से भी इन तीनों में से किसी एक का भी अगर मैं स्लोप निकाल के ले जाऊँ और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब मैं कैसे स्लोप निकालूँ, तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया,
लेट अस से मैंने यहाँ पे ये सोचा क्यों ना मुझे ग्राफ किसका गिवन है। देखो जैसे हमने याद करो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखा था, जिसका मुझे वैल्यू गिवन होता था, मीन जिसका मुझे वहाँ पे डेटा गिवन होता था, सिंपली मैं उसको सेलेक्ट करता था। तो यहाँ पे मुझे कोई डेटा वगैरह गिवन नहीं है, लेकिन मुझे ग्राफ गिवन है। ग्राफ किसका गिवन है? क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। तो मीन्स मैंने क्या किया, क्यू को सेलेक्ट किया, जिसका तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन हो, सिंपली क्या करना है, उसका मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने सोचा मुझे यहाँ पे क्यू वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ मिल रहा है। क्यू क्या होता है? क्यू क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है। तो मैंने सोचा जिसका मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड मुझे गिवन है? क्यू। तो मैंने सोचा क्यू ना मैं डी क्यू बाय डी टी निकालने की कोशिश करूँ। तो डी क्यू बाय डी टी में कैसे निकालूंगा? ग्राफ मैंने एज इट इज मैं वापस बना रहा हूँ। ये एंगल मुझे गिवन था 45 डिग्री, ये था मेरे पास क्यू का क्यू, और ये बेसिकली क्या था? टाइम। क्यू बेसिकली क्या है मेरे पास? रिएक्टेंट है। अब देखो इसका मैं डी क्यू बाय डी टी कैसे निकालता हूँ? डी क्यू बाय डी टी में निकालना चाहता हूँ। हमें एक बात पता है, डी क्यू बाय डी टी हो, डी पी बाय डी टी या डी आर बाय डी टी हो, खुद के क्या होता है अपने स्लोप बता रहे थे। तो ये डी क्यू बाय डी टी क्या होगा? खुद का स्लोप बता रहा होगा। अब ये स्लोप किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। भाई जिसका भी मुझे स्लोप निकालना हो किसके लिए? टेन थीटा के इक्वल होता है। कहीं से मेरे पास टेन थीटा का यहाँ पे वैल्यू आ जाए तो काम नहीं पड़ जाएगा। ये एंगल मुझे गिवन है कितना? 45। तो बच्चे पता क्या करते हैं? डी क्यू बाय डी टी लिखते हैं और इक्वल क्या होता है? टेन और थीटा की जगह क्या होते हैं? 45 डिग्री कर देते हैं। 1045 कितना होता है? 1/√2 होता है। अच्छा 1045 1/√2 होता है। 1045 बेसिकली 1 होता है। यार ये भी नहीं पता, ये सारी अगर नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे। ये कुछ जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स है, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ 0 से 90 तक में याद होना चाहिए। साइन का, कॉस का, टेन, ये तीनों याद करो, बाकी तो सब क्या होता है? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो 1045 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास डी क्यू बाय डी टी का वैल्यू कितना आ गया? 1। चलो काम हो गया अपना। तो यहाँ से क्या होगा? बस डी क्यू बाय डी टी का वैल्यू आ गया, कितना हो गया? 1। डी क्यू बाय डी टी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देते और ये एकदम टोटली रॉन्ग है। अब बोल सब कुछ स्टेप तो सही किया है। डी क्यू बाय डी टी क्या होता है? हमें स्लोप बता रहा होगा किसका? क्यू का। और स्लोप कौन हमें बताता है? टेन थीटा बताता है। तो डी क्यू बाय डी टी की जगह 10 और थीटा यहाँ पे कितना गिवन था? 45 पुट किया सही, लेकिन ये टोटली गलत है। क्यों गलत? क्या है ये लिख लेना यहाँ पे, दिस इज चमत्कार या फिर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? देखो ध्यान से, डी क्यू बाय, मैं वापस लिख रहा हूँ, डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू, जो ये थीटा होता है ना, ये जो थीटा स्लोप का जो थीटा होता है, हमेशा मुझे क्या लेना होता है? पॉजिटिव लेना होता है। क्या लेना होता है? पॉजिटिव। जो थीटा होता है हमेशा मुझे पॉजिटिव लेना पड़ता है। एक बार वापस बता रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये थीटा के बारे में, लिख रहा हूँ, लाइन दैट मेक्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब बोलने का ये है, जो ये स्लोप बोलो या फिर ये लाइन है, ये जो हमें एंगल लेना है हमेशा ये वाला एंगल लेना है। कौन सा एंगल लेना है? लाइन दैट मेक्स एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसका हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये वाला। मतलब क्या बोला यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये मेरे पास कोई लाइन गिवन है, तो मुझे ये वाला एंगल नहीं लेना है, हमेशा वो वाला एंगल लेना है जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या करो? पॉजिटिव बना दो। कहाँ पे बना रहा हो? ये वाला एंगल। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल, जैसे ऐसे कुछ मेरे पास कोई लाइन तुम्हें गिवन होता, अब तुम बताओ कौन सा एंगल लोगे? क्या ये वाला एंगल लोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एक्स, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है। हमेशा मुझे यहाँ पे एंगल कौन सा लेना होता है? इस लाइन का जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या हो? पॉजिटिव एंगल बना हो। तो कौन सा एंगल बन रहा होगा? ये वाला एंगल। तो तुम्हें ये वाला एंगल काउंट करना होगा। तो हमेशा याद रखना, थीटा के साथ जो ये थीटा होगा हमेशा मुझे कौन सा एंगल लेना है? वो वाला एंगल लेना है जो ये लाइन क्या हो? एक्स एक्सिस के साथ क्या हो? पॉजिटिव एंगल बना रहा हो, वो वाला लेना, नेगेटिव नहीं। यहां देखना, लाइन दैट मेक्स एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डी क्यू बाय डी टी को क्या होगा? 10। अब ये वाला एंगल तो मुझे गिवन नहीं है, मुझे ये वाला एंगल लेना है। तो हमें एक बात पता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, जैसे तुम्हारे पास ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये टोटल एंगल कितना होगा? एक स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये वाला एंगल तुम्हें गिवन है 45 डिग्री। अगर तुम इस पूरे में से अगर 45 को माइनस कर दो तो क्या ये टोटल एंगल नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या बोला इसने? मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात हमें पता है। अगर मैं इसमें से मान लो ये वाला इतना पोर्शन मेरा 45 डिग्री एंगल है, तुमसे किसी ने ये पूछा कि बताओ ये वाला जो एरिया है, ये जो पेंसिल से मैंने शेड किया है, इसमें ये कितना एंगल को, तो तुम सिंपली क्या बोलोगे? इस पूरे में से इस छोटे पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होता है? 135। तो मीन्स ये वाला जो रीजन है कितना होगा? 135 डिग्री का, सेम वही होगा। तो यहाँ पर 10 थीटा की जगह लिखोगे 135 डिग्री, एंड 10 135 कितना होता है? -1 होता है। कुछ मतलब कि वैल्यू जो हमें याद होना चाहिए, जैसे 10 135 में कितना होता है? -1 होता है। देन 10 45 कितना होता है? 1 होता है। ये सारे कुछ वैल्यूज है जो हमें पता होना चाहिए, कि अगर पता रहेगा तो क्या होता है? इजीली क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। बाकी तो मैं यहाँ पे बताता रहूँगा कौन कौन सा वैल्यू मिल लेना है। तो 10 30 यहाँ से फाइनली तुम्हारे पास आया
डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया -1 निकले। समझ में आया ना? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो थीटा मुझे वो वाला एंगल लेना है जो ये लाइन क्या हो एक्स एक्सिस के साथ क्या हो पॉजिटिव मेरे पास क्या हो एंगल बना रहा हो। ये पॉइंट ऑफ क्लियर। तो डी क्यू बाई डी टी यहाँ से कितना निकल गया -1 और ये वाला एंगल कितना हुआ 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना है मेरे पास 135 और 135 का कितना था -1 का। ये बात हमें समझ में। अब हम करना क्या? कुछ नहीं करना है। मैं गया क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट ऑफ रिएक्शन लिखा -1। देखो तुम्हारे पास डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कितना निकल के आ गया तुम्हारे पास प्रोडक्ट -1 एज इट इज और ये 3 नीचे था माइनस ने माइनस को उड़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ गया 1/3। अगर इसका 1/3 है तो इसका भी 1/3 होगा और इसका भी क्या होगा 1/3 होगा। सिंपल। देखो यहाँ पे क्या होता है इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि तुम किसी भी पॉइंट पे जैसे मान लो कि इंस्टेंटेनियस में तो तुम किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हो उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। सिंपली क्या करना उस पॉइंट पर स्लोप मारो। स्लोप मारने के बाद हम क्या करना है स्लोप कैसे निकलेगा tan थीटा से मिलेगा। एक और बात ये dp बाई dt डी क्यू बाई dt dr बाई dt इसके 2 मीनिंग है। क्या मीनिंग है? पहला मीनिंग तो ये क्या होगा एक तो ये अपने अपने लाइन का क्या होगा स्लोप अपने अपने जो भी पॉइंट होगा उसका स्लोप बता रहा होगा। जैसे dp बाई dt क्या होगा p का स्लोप बता रहा है, dq बाई dt q का स्लोप बता रहा होगा, dr बाई dt r का स्लोप। दूसरा हमें ये बता रहा होगा जो p का बहुत कम चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट अपने अपने चेंजेस को भी बता रहा था। दो बातें हमें ये जो लिखा है ना ये हमें बता रहा था। तो अगर कभी भी इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली तुम्हें रिएक्शन दे देगा उसके बाद तुम्हें ग्राफ बना देगा और तुमसे बोला कि बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा या फिर तुम्हें क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ लेगा। तो अपीयरेंस आप देखते हैं कैसे। तो याद रखना जिसका तुम्हें यहाँ पे ग्राफ बनाओ सिंपली क्या करना उसी को यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसी का तुम्हें यहाँ पे वैल्यू निकालना है जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है किसका आर का ऑफ आर। कैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर निकालने का सिंपली क्या होगा डी आर डिवाइड बाय डी टी और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा। अरे यार अगर ये 1/3 इसका है इसका अगर 1/3 है तो ये भी कितना होगा 1/3 होगा। तो कितना आ गया 1/3 खत्म कहानी। सो सिंपल है। तो और इसका अगर ऐसा यूनिट लिखना चाहो तो क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका भी लिखना चाहो तो क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या लिख दिया रेट ऑफ एरिया। देखो रेट ऑफ अगर मैं अपीयरेंस ऑफ आर निकालूं तो क्या होगा डी आर बाई डी। वहाँ पे क्या होता था मेरे पास डेल्टा होता था। डेल्टा हटा के यहाँ पे डी आर बाई डी टी हुआ। तो डी आर बाई डी टी का तुम्हारे पास वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुका है। देखो 1 इससे तो कोई मतलब नहीं है। डी आर बाई डी टी की जगह तुमने क्या लिखा डायरेक्ट कर दिया। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर निकालना है डी आर बाई डी टी निकालना है। कैसे निकलेगा मुझे पता है। रेट ऑफ रिएक्शन में निकाल चुका हूँ उसका मैं वो निकाल चुका और यहाँ पे मुझे गिवन है कितना +1 डिवाइड बाई 1 डी आर बाय डी टी। मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आया मेरे पास 1/3 निकल के आया। यहाँ पे 1/1 है कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। तो कितना डी आर बाय डी टी का वैल्यू कितना है 1/3। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1/3। अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अगर मान लो मुझे क्यू निकालना था फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मुझे रेट ऑफ क्यू का डिसअपीयरेंस होगा ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अगर मुझे क्यू निकालना होता तो मैं कैसे निकालता सिंपली क्या होता उसका फॉर्मूला क्या होता मेरे पास डी क्यू डिवाइड बाय डी टी होता नो डाउट। अब डी क्यू बाई डी टी मेरे पास आएगा कैसे। तो सिंपल सा बात मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा -1/3 डी क्यू डिवाइड बाय डी टी एज इट इज ब्रैकेट क्लोज रहेगा। अब मुझे पता रेट ऑफ रिएक्शन मुझे गिवन है कितना 1/3 इक्वल टू कितना गिवन है मुझे -1/3 ये डी क्यू बाय डी टी एज इट इज। अब क्या होगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 1/3 ये होगा मेरे पास -1/3 डी क्यू बाय डी टी। इसके चरणों में बचा कितना हो गया 3 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू कितना हो गया डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। ये 3 से 3 निपट गया तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी कितना निकल गया मेरे पास -3 के इक्वल आ गया। सिंपल। तो अगर मुझे कभी भी जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मुझे क्यों निकाला तो कैसे मैंने निकाला हमें क्या करना रेट ऑफ रिएक्शन तुमने निकाल उसका तुम उसका हेल्प लेके तुम रेट ऑफ अपीयरेंस जिसका चाहो उसका निकाल सकते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जिसका चाहो उसका निकाल सकते हो। बस याद रखना इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस होगा। तुम्हें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस तुम्हें ग्राफ गिवन होगा तुम्हें कोई भी कंपाउंड का फॉर्मुला दे देगा उसका तुम्हें यहाँ पे ग्राफ गिवन होगा। ग्राफ का हेल्प लेके तुम्हें क्या होगा सब कुछ यहाँ पे डेटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना होगा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा जैसे जैसे प्रैक्टिस करो वैसे वैसे क्या हो क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो आई नो कि टॉपिक से थोड़ा सा हार्ड है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मुझे पता है। केमिकल काइनेटिक्स आसान बोला जाता है कि टॉपिक ईजी है लेकिन टॉपिक उसके लिए ईजी है जो यहाँ पे एक पॉइंट जिसको समझ है जिसको समझ नहीं है ना। केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर जिसको समझ में आएगा जिसको समझ में नहीं आया बस घूमता रह जाता है कि स्लोप क्या होता है डी क्यू बाई डी टी कैसे लिखते हैं इसी में घूमता बहुत बच्चे तो इसी में घूमते रह जाते हैं। अगर ये जिसको ये बेसिक समझ में आएगा ना वो केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है क्योंकि यही है हर एक क्वेश्चन में मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ। इसी को देख के मुझे जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है उसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ उसका मैं वैल्यू निकालता हूँ फिर उसके अकॉर्डिंग जो मुझे डिमांड रहता है वहाँ पे मैं फुलफिल करता हूँ। स्ट्रैटेजी सोचो यार कि मैं कर रहा हूँ तो कर कैसे रहा हूँ एक बार वो सोचोगे ना तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है।